तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आज मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे। आप लोग दोस्तों एकदम सही देखें, इस वीडियो में हम वृत्त के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे इसके बेसिक चीज़ों को। जैसे वृत्त की परिभाषा को समझेंगे कि वृत्त क्या होता है, समझेंगे कि परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और इनका फॉर्मूला क्या होता है। और इसके अलावा भी दोस्तों हम बहुत सारी बातों को जानेंगे, जैसे जीवा क्या होता है, चाप क्या होता है। इन सभी चीज़ों को भी दोस्तों हम पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, यह बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो एक बार में नहीं देखा जा रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को 2 बार में 3 बार में करके पूरा अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। वृत्त से लेकर आपके मन में जितना भी डाउट है पूरा डाउट क्लियर होगा, इसका 100% गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं बुक में या फिर कहीं थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वृत्त जो है कुछ दोस्तों इस प्रकार से दिखता है, इसी प्रकार से ना दिखता है। और दोस्तों इसके बीच में आप देखते होंगे ध्यान से, तो यहाँ पे एक बिंदु देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो यही दोस्तों कुल मिलाकर वृत्त है। अब देखिए इसके परिभाषा को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पूछ दे कि वृत्त का परिभाषा बताओ कि वृत्त किसे कहते हैं, तो कभी बोलिएगा कि जो गोल आकृति हो, बीच में बिंदु हो, उसे वृत्त कहेंगे, ऐसे थोड़े बोलिएगा। परिभाषा होगा भाई, तो क्या परिभाषा होगा ध्यान से सुनिए। परिभाषा को समझने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों को समझना होगा, ध्यान से सुनिए। देखिए यह जो दोस्तों आप बिंदु देख रहे हैं इसको निश्चित बिंदु बोलते हैं। और यह जो दोस्तों आप जितना भी लाइन देख रहा है ना, ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। लगभग और अरब खरबों बिंदु यहाँ पे मिली है, तब यह लाइन का निर्माण हुआ है। यह जो आप गोल गोल बाउंड्री की तरह देखना ना, यह सब इसी की हम बात कर रहे हैं। यह बिंदुओं का समूह है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए यह जो बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से यह सभी जो बिंदु है यह समान दूरी पर होती है। समान दूरी कहने का मतलब है कि एकदम बराबर बराबर दूरी पर होती है। कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है, चूंकि इसमें बहुत सारा बिंदु है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना इसका दूरी होगा उतना ही, मान लीजिए कि कोई यहाँ पर बिंदु है, उतना ही जितना दूरी यहाँ पर था उतना दूरी यहाँ पर होगा। ठीक उसी तरह देखेंगे तो उतना ही दूरी यहाँ पर होगा, और उतना ही दूरी अगर नापेंगे तो यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को देख रहे हैं कि इस निश्चित बिंदु से जितना भी यह सभी बिंदुओं का समूह है यह बराबर दूरी पे है। ठीक है, तो इसके परिभाषा को कैसे देंगे ध्यान से सुनिए कि किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पे मौजूद बिंदुओं की समूह को ही हम लोग वृत्त कहते हैं। देखिए यह जो दोस्तों आप देख रहे हैं लाइन की तरह गोल हमने बनाया है, यह बिंदुओं का समूह है। बहुत सारा बिंदु मिला है, अरबों खरबों, तब इसका निर्माण हुआ है। और इसको दोस्तों हम निश्चित बिंदु बोलते हैं। और यह समान दूरी पर होती है। समान दूरी कहने का मतलब कि ये सभी बराबर बराबर दूरी पर होती है निश्चित बिंदु से, इससे यह बराबर बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग वृत्त कहेंगे। देखिए बहुत सारा जब बिंदु यहाँ पे मिला है ना, तब इसका निर्माण हुआ है। एकदम सटा हुआ घन घन मिलकर अगर ऐसे ऐसे मिलते मिलते गया है, तब दोस्तों ऐसे लाइन का पूरा मिलाकर गोल ऐसे करके निर्माण हुआ है वृत्त का। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे कि वृत्त का परिभाषा क्या होगा। तो इस चीज़ को भी दोस्तों समझ गए। अब देखिए अब इसके और भी बहुत सारी बातों को समझेंगे, केवल एक से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे जो दोस्तों आप वृत्त के बीच में यहाँ पे जो छोटा सा बिंदु देख रहे हैं, इसको दोस्तों हम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इसको जो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं केंद्र। ठीक है, और देखिए यह जो आप दोस्तों इसको आप देख रहे हैं, इसको हम परिधि बोलते हैं। बाउंड्री की तरह देख रहे हैं ना, इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे परिधि। ठीक है, और दोस्तों वृत्त के केंद्र को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि ORIGIN। ठीक है, और दोस्तों वृत्त के परिधि को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को गौर से देखिए कि केंद्र का अंग्रेजी होता है ओरिजिन, और इसका पहला लेटर ओ है। इसलिए दोस्तों वृत्त के केंद्र को शॉर्टकट में ओ से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब कि कहीं पे मान लीजिए कि वृत्त बना दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पे वृत्त है, यहाँ पर ही हम ले लेते हैं, कहीं पे वृत्त बना दिया गया है और यहाँ पे एक बिंदु दे दिया गया है और इसके ऊपर यहाँ पे ओ लिख दिया गया है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको केंद्र ही बोलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी तो इस ओ को 0 समझ लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से लेकर आप जानते हैं कि यह त्रिज्या होता है। ठीक है, अब त्रिज्या क्या होता है इसको भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। और दोस्तों यह जो हुआ ये इसका परिधि हुआ। ठीक है, तो अच्छे से समझ गए। अब देखिए यह है वृत्त का केंद्र और दोस्तों यह है वृत्त का परिधि। यह जो आप देख रहे हैं लाइन वृत्त का परिधि है। और दोस्तों वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि की जो रेखा मिलाती है, जो रेखा आपस में भेंट करवाती है, संपर्क करवाती है, जोड़ती है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उस रेखा को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। फिर से समझिए, वृत्त के केंद्र
और वृत्त के परिधि को जो रेखा मिलाती है उसी रेखा को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या बोलते हैं। जैसे वृत्त का केंद्र यह है, वृत्त का परिधि यह सब है, तो मान लीजिए कि वृत्त हम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करते हैं कि इसको मिला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यह जो रेखा इसको मिलाई वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि को, इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे त्रिज्या, ठीक है। और दोस्तों त्रिज्या को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अब देखिए इसको रेडियस जो हम इस तरह से लिखे हैं, इसको आप चाहें तो इससे छोटे आर के जगह बड़ा आर भी दे सकते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो अब इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखिए काम चल जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, त्रिज्या को अंग्रेजी में हम तो रेडियस बोलते हैं। और दोस्तों इसका पहला लेटर आर है, देखिए यहाँ पर इसका पहला लेटर आर है, लेकिन ये स्मॉल आर है यानी कि छोटा आर है, और यहाँ पर भी आर है लेकिन ये कैपिटल आर है। तो यानी कि आप ऐसे समझिएगा कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको हम स्मॉल आर से या फिर कैपिटल आर से दर्शाते हैं। देखिए अगर आप ज़्यादातर जगह देखिएगा तो इसको स्मॉल आर से दर्शाया जाता है, यानी कि छोटा आर से दर्शाया जाता है, इससे बहुत कम जगह इससे दर्शाया जाता है। तो आप लोग दोस्तों मैथ का पालन कीजिएगा और आप लोग भी पूरा का पूरा कोशिश कीजिएगा कि हम छोटा आर से ही दर्शाएं। जब तक प्रश्न में बड़ा आर नहीं दिया हो तब तक आपको नहीं दर्शाना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। तो इतने चीज़ को तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए एक बात को और अच्छे से समझ जाइए। देखिए एक होता है व्यास, व्यास क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों जब दो त्रिज्या को आपस में मिला देते हैं तो उसको हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। अब इसको व्यास को समझने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, कि इसको हमको मिटाना होगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि ऐसे फिर से एक वृत्त बना लेते हैं, और आप जानते हैं दोस्तों कि यह क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। और देखिए हमने बोला कि वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त के दो त्रिज्या को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कर दें कि आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या हो गया, ठीक है, यह त्रिज्या हो गया। और दो त्रिज्या को हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। तो हम फिर से एक और त्रिज्या को बना लेते हैं यहाँ से लेकर, चूंकि वृत्त का परिधि है और यह वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र और वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो एक त्रिज्या यहाँ पर बना लिए और एक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिए। तो दोस्तों यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जो रेखा को देख रहे हैं, इसी रेखा को दोस्तों हम व्यास बोलते हैं। इन सभी को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। और दोस्तों व्यास को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। और दोस्तों इसमें आप लोग एक चीज़ को ध्यान से देखिए कि डायामीटर का पहला लेटर डी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पहला लेटर यानी कि पहला अक्षर डी है। तो इसलिए दोस्तों व्यास को शॉर्टकट में डी से दर्शाया जाता है। यानी कि आप इस पूरे का जगह आप चाहें तो ऐसा व्यास भी लिख सकते हैं, या दोस्तों आप चाहें तो इसके व्यास को हटाकर आप चाहें तो डी को भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और भी कंसेप्ट आ जाता है, आप चाहें तो व्यास को बड़ा डी से भी, छोटा डी से भी दर्शा सकते हैं और बड़ा डी से भी दर्शा सकते हैं। आप इस छोटे वाले डी के जगह बड़ा डी को भी दे देते हैं, तभी इसको व्यास ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों देखिएगा जगह तो बड़ा छोटा डी होता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग छोटा डी से ही दर्शाइएगा। अब देखिए दोस्तों इससे एक फॉर्मूला भी बन गया, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि व्यास क्या था, दो त्रिज्या को हम मिला दे रहे थे तो व्यास आ जा रहा था। तो इससे फॉर्मूला ये बना लेते हैं। आप जानते हैं कि व्यास को शॉर्टकट में डी से दर्शाते हैं, तो डी दे देंगे, बराबर दे देंगे, ठीक है। और व्यास क्या होता है, तो दो त्रिज्या को हम व्यास कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या हो गया, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या हो गया, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या, तो देखिए डी का डी बराबर है तो बराबर। अब देखिए एक कार और एक कार कितना हो गया, 2 आर हो गया। तो इसीलिए दोस्तों आप फॉर्मूला बहुत जगह पढ़िएगा कि व्यास बराबर होता है यानी कि डी बराबर होता है 2r, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको और भी एक्सप्लेन करके समझा दूँ, ताकि आपको भी समझने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक वृत्त को बना लेते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि एक वृत्त में बहुत सारा त्रिज्या होगा। आप जानते हैं दोस्तों कि इसको हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। और त्रिज्या क्या होता है, तो वृत्त के परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त का केंद्र यह हो गया, परिधि हो गया, तो अब क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कभी एक रेखा को खींच सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी हम त्रिज्या बोलेंगे, इसको भी हम त्रिज्या बोलेंगे। ये नहीं कि इसको दूसरा कुछ बोलेंगे, इसको दूसरा कुछ नहीं, यह भी त्रिज्या कहलाएगा, यह भी त्रिज्या कहलाएगा। मान लेते हैं कि इसको हम इसको और इसको मिला दे तभी ये त्रिज्या कहलाएगा, इसको और इसको मिला दे तभी इस रेखा को हम त्रिज्या कहेंगे, इस रेखा को भी त्रिज्या कहेंगे।
तो यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, यानी कि बहुत सारा त्रिज्या हो सकती है। एक वृत्त में आप बहुत सारा त्रिज्या को खींच सकते हैं। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक वृत्त में अगर एक त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, तो बाकी जितना भी त्रिज्या होगा उस त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगा या फिर 7 मीटर होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि वृत्त में जितना भी त्रिज्या होती है उन सब की लंबाई बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें भी बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। वह कहते हैं सर हम देखे थे बुक में कि एक वृत्त हैसन बना दिया था और एक केंद्र था। अब बताइए कि त्रिज्या ऐसे ना होता है। हम तो हमारा सर तो बताए थे कि त्रिज्या हम इसको बोलेंगे, और हम अब आप बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक को भी रेखा को खींचते हैं तो इसको भी त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम त्रिज्या बोलेंगे, उसको भी त्रिज्या बोलेंगे। अगर कोई भी रेखा केंद्र और परिधि को मिला रही है तो उसको हम त्रिज्या बोलेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लीजिएगा। अब दोस्तों आइए थोड़ा हम व्यास के बारे में और भी एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं, क्योंकि व्यास के बारे में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा होगा, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वृत्त है और दोस्तों यह वृत्त का केंद्र है। देखिए कोई भी वृत्त है उसमें केंद्र होगा ही होगा। अगर वृत्त में केंद्र है तो केंद्र नहीं तो समझिएगा कि वृत्त ही गलत है। बिना केंद्र के वृत्त खिंचा ही नहीं सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि दो त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक त्रिज्या को ऐसे खींच लेते हैं और फिर एक त्रिज्या को ऊपर से ऐसे सीधे, ठीक है, फिर से एक ऐसे हम खींच लेते हैं। देखिए गड़बड़ा गया, ऐसे खींच लेते हैं। तो दोस्तों देखिए एक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दोस्तों इसको भी हम व्यास कहेंगे। देखिए कहने का हमारा समझाने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ऐसा एक वृत्त बना दिया हमने, एक ऐसा उस समय केंद्र बना दिया था, और उस समय दोस्तों हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या को खींचे थे और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या को खींचे थे। ठीक है, और इसको भी दोस्तों हम व्यास बोले थे। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या समझते हैं कि अगर सीधी लाइन खींचा हो तभी उसको व्यास कहेंगे। ऐसा गलतफहमी में मत रहिएगा। चाहे वह खाड़ा खींचा हो ऊपर से लेकर नीचे तक तभी उसको व्यास ही कहेंगे, चाहे वह लेटा कर खींचा हो इस तरह तभी उसको व्यास कहेंगे। चाहे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक वृत्त को बना दिया, यहाँ पे एक केंद्र को दे दिया, अगर हम ऐसे एक लाइन को खींच देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या बना लेते हैं और ठीक इसके सामने यानी कि सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेते हैं, तो इसको भी दोस्तों हम व्यास ही बोलेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप एक वृत्त में बहुत सारे व्यास को बना सकते हैं, अनंत व्यास को बना सकते हैं। और एक याद रखिएगा एक बात और कि वृत्त का अगर एक व्यास जितना लंबाई का होगा उतना बाकी जितना भी व्यास होगा उतना ही लंबाई का होगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है देखिए इस वृत्त में हम अनंत सारे व्यास को खींच सकते हैं, यानी कि बहुत सारे व्यास को बना सकते हैं। एक ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है, एकदम सीधा पार देंगे। और व्यास बनाते वक्त याद रखिएगा कि आपको केंद्र से गुजारना होगा। केंद्र से गुजार दिया, देखिए यह भी व्यास हो गया। मान लीजिए कि इस व्यास की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर है। देखिए कहीं पे एम लिखा हुआ है तो उसका मतलब मीटर होता है। तो याद रखिएगा यह जो व्यास देख रहे हैं इसका भी लंबाई 7 मीटर होगा। अगर मान लीजिए कि फिर से हम एक व्यास को बना दिए तो अगर इसका लंबाई 7 मीटर है तो इसका भी लंबाई 7 मीटर होगा। यानी कि एक वृत्त में जितना व्यास होता है, जितना त्रिज्या होता है, उन सबकी लंबाई बराबर होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको त्रिज्या और व्यास से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं जीवा के बारे में और एक होता है चाप के बारे में। इन सब के बारे में दोस्तों हम फिर से दोस्तों एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। जीवा और चाप को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सा वृत्त को बना लेते हैं। अच्छा सा नहीं बना लेकिन बन गया, मिला जुला के काम चल जाएगा। वृत्त हो गया, लेकिन पूरी तरह वृत्त कब होगा, जब हम यहाँ पे केंद्र देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवा क्या होता है। ठीक है, जीवा तो ध्यान से समझिए जीवा क्या होता है। देखिए वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदु को जो रेखा मिलाती है उसी रेखा को हम जीवा कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि वृत्त का परिधि यह हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि का मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ले लिए और एक बिंदु यहाँ पे ले लिए। चूँकि हमने आपको बताया था कि वृत्त के परिधि में बहुत सारे बिंदु होता है, उसमें से हम क्या करेंगे कि दो बिंदु के ले लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और हम क्या करते हैं कि एक रेखा की मदद से इन बिंदुओं को मिला देते हैं, यानी कि इनको सटा देते हैं, इनको जुड़ा देते हैं। तो इसी हम रेखा को हम क्या कहेंगे, तो दोस्तों इसी रेखा को हम कहेंगे जीवा। और दोस्तों वृत्त के जीवा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे फिर से एक वृत्त को बना लेते हैं अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ पे हम केंद्र बिंदु को दे देते हैं
और यहाँ पे हम ओ दे देते हैं। आप चाहें तो इस ओ को भी अभी नहीं दीजिएगा, चूँकि इसका गर्ज नहीं है, तब भी कोई बात नहीं है। और देखिए वृत्त का मान लेते हैं कि यह वृत्त का परिधि हो गया, और यहाँ पर एक बिंदु को ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक बिंदु को ले लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि इस बिंदु को मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इस केस में भी कि यह वृत्त के परिधि के दो बिंदु को जो रेखा मिला रही है, इसी रेखा को हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसी रेखा को हम कहेंगे जीवा, यानी कि कोड CHORD। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग जीवा को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात को और भी आप अच्छे से समझ जाइए, चूँकि एग्जाम में बहुत सारा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। हमने बोला कि वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि वृत्त का परिधि का एक बिंदु यह हो गया और दूसरा बिंदु यह हो गया, मान लीजिए है भाई दो बिंदु है, और अब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु को मिला लेते हैं। अब देखिए इस बिंदु को हम मिलाए तो यहाँ पे जो रेखा है यह वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है। और दोस्तों हमने आपको अभी बताया था कि कोई भी रेखा जब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और वह तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ठीक है, देखिए वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है तो इसको क्या कहेंगे, तो इस जीवा को हम कहेंगे व्यास। इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो एक तरह से दोस्तों यह बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो व्यास होता है यह एक तरह का जीवा होता है, और कि किस शर्त पे होता है, जब कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी तब उसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो आप चाहें तो व्यास का परिभाषा इस तरह भी दे सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि निम्न में कौन जीवा है, और उसमें व्यास ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो याद रखिएगा व्यास एक जीवा है। ठीक है, और किस शर्त पे, जब कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि चाप क्या होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि फिर से एक वृत्त को बना लेंगे। लीजिए दोस्तों हमने एक वृत्त को बना लिया, और आप जानते हैं कि यह एक केंद्र होता है। ठीक है, और देखिए चाप क्या होता है, तो आप चाप को समझने के लिए आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि वृत्त का यह परिधि हो गया, तो वृत्त का परिधि का यह बिंदु यह हो गया, दूसरा बिंदु यह हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा चाप क्या होगा, वृत्त के परिधि के टुकड़े को हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। जैसे कहने का मतलब है, देखिए यह बिंदु यह हो गया, दूसरा बिंदु यह हो गया, और हम क्या करेंगे कि इस वृत्त के परिधि के इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हम काट के हटा लेंगे, या फिर यहाँ से लेकर मान लीजिए कि यहाँ से हम और यहाँ से हम काट देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से काट देते हैं, तो यह जो दो टुकड़ा हुआ इसी को दोस्तों हम चाप बोलेंगे। यानी कि वृत्त के परिधि के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। और दोस्तों इसको भी हम चाप बोलेंगे, चूँकि यह भी वृत्त के परिधि का टुकड़ा हुआ, चूँकि यह सब वृत्त का परिधि है, यह भी टुकड़ा हुआ वृत्त के परिधि का, और यह भी वृत्त का परिधि का टुकड़ा हुआ, तो इन दोनों को हम चाप बोलेंगे। अब इसमें दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट आकर जुड़ जाता है, याद रखिएगा। देखिए जो चाप बड़ी होती है उसे हम दीर्घ चाप बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों दीर्घ को साधारण भाषा में हम बड़ा ही बोलते हैं, और जो चाप छोटा होता है उसे हम लघु चाप बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे यह चाप छोटा है कि नहीं, क्योंकि इसको हम चाप बोलेंगे, चूँकि यह वृत्त के परिधि का टुकड़ा है, इसको हम चाप बोलेंगे। तो यह चाप अगर छोटा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे लघु चाप। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, चाप को अंग्रेजी में हम बोलते हैं आर्क, यानी कि ARC। और यह जो चाप हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों दीर्घ चाप। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को समझने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, कि फिर से एक वृत्त को बना लेना होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वृत्त को बना लेते हैं। और देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है। अगर आप स्पर्श रेखा को समझ गए तो स्पर्श बिंदु भी अच्छे से पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो देखिए स्पर्श रेखा क्या होता है, तो वृत्त के परिधि को किसी एक बिंदु को छूने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और एक बात और भी अच्छे से याद रखिएगा, जो स्पर्श रेखा होता है वह वृत्त को बाहर ही बाहर छू कर निकल जाता है। जैसे देखिए वृत्त यह हो गया, और वृत्त का परिधि का मान लेते हैं कि यह कोई एक बिंदु हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक रेखा आया, ठीक है, और यह रेखा क्या किया कि इसी एक बिंदु को छुआ, और छूकर और वृत्त के बाहर ही बाहर निकल गया। ये नहीं कि छुआ और वृत्त के भीतर घुस गया, तो उसे हम स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे। स्पर्श मतलब होता है कि छुआ 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 मतलब समझते हैं। स्पर्श रेखा क्या होगा, कि वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को छूने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, तो यह क्या हो गया, वृत्त हो गया, और वृत्त का परिधि का कोई एक बिंदु हो गया, और क्या किया कि यह जो रेखा हुआ वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को छुआ और छू कर बाहर निकल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे।
अब दोस्तों एक होता है स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि के जिस बिंदु पर छूती है या फिर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए इसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। अब देखिए इसको हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि इस रेखा का हम नाम दे देते हैं ए और बी। हमने क्या किया कि इस रेखा का नाम दे दिया ए और बी, और इस बिंदु का हम नाम दे दिए ओ। तो यहाँ पे दोस्तों जो ए बी है यह स्पर्श रेखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ए बी रेखा जो है यह वृत्त के परिधि के ओ बिंदु को छू रही है। तो दोस्तों जो ओ हुआ यह स्पर्श बिंदु हुआ, ठीक है, और जो ए बी हुआ यह स्पर्श रेखा हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा बोल लीजिए या फिर छेदक रेखा बोल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। प्रतिच्छेदी रेखा को भी छेदक रेखा ही बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए हम इस मार्कर से समझते हैं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। या मार्कर से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं और हम ब्लैक मार्कर से ही चलते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। फिर से हम दोस्तों क्या किए कि इस वृत्त को बना लिए। और देखिए प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, तो वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि के कोई दो बिंदु को छूकर और वृत्त से आर पार हो जाती हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। जैसे वृत्त यह हो गया, वृत्त का परिधि का मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु हो गया और यहाँ पर एक बिंदु हुआ। और हमने बोला कि स्पर्श रेखा क्या होता है, वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदु को छूकर और वृत्त से आर पार यानी कि वृत्त के बाहर निकल जाती हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रेखा है और इस बिंदु को और इस बिंदु को छुआ, यानी कि यहाँ पर इस बिंदु को, वृत्त के परिधि की इस बिंदु को यहाँ पर छुआ और यहाँ पर भी छुआ और छू के और वृत्त के यहाँ पे बाहर निकल गया, ठीक है। यानी कि वृत्त का देखिए प्रतिच्छेद मतलब होता है कि छेदना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वृत्त को छेद रहा है कि नहीं, यहाँ पर छेदा, लेकिन स्पर्श में हम देख रहे हैं कि छेद नहीं रहा था, केवल छू कर बाहर ही बाहर निकल जा रहा था। और प्रतिच्छेदी में हम देख रहे हैं कि वृत्त के परिधि के कोई दो बिंदु को क्या कर रहा है, छू रहा है और वृत्त के बाहर निकल जा रहा है। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को प्रतिच्छेदी रेखा या फिर प्रतिच्छेद रेखा को भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसको दोस्तों हम छेदक रेखा भी बोलते हैं। अब देखिए हम समझ लेते हैं वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त के परिधि के बारे में, इसके फॉर्मूला के बारे में। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यह वृत्त हुआ, ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों कि यह केंद्र हुआ। और देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए थोड़ी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। वृत्त जो है यह दो विमीय आकृति है, यानी कि 2 डायमेंशनल इमेज है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए वृत्त का कोई मोटाई नहीं होता है, यानी कि बहुत पतला होता है, समझ गए। याद रखिएगा 2D आकृति, आप इस तरह से सिंपल से याद रखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। याद रखिएगा कि 2D आकृति बहुत पतला होता है। और जो भी आकृति 2D होता है, देखिए आयत भी 2D हुआ और वृत्त भी 2D हुआ, जो भी आकृति 2D होता है उसका कोई मोटाई नहीं होता है, उसका केवल लंबाई चौड़ाई होता है। वृत्त का भी केवल लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, मोटाई नहीं होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि वृत्त का क्या हुआ, परिधि हुआ। और देखिए इस वृत्त के बीच में जितना जगह बच गया है ना, यह वाला, इसको दोस्तों हम वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। चूंकि दोस्तों क्षेत्रफल का शाब्दिक अर्थ समझेंगे, यानी कि क्षेत्रफल शब्द का अर्थ समझें, समझा देगा लिख कर। देखिए क्षेत्रफल, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, क्षेत्र का मतलब होता है इलाका यानी कि जगह, और फल का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा कि अगर आप किसी जगह को माप देते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम लोग फल कहेंगे। यानी कि अगर इस जगह वृत्त के अंदर यहाँ पर जगह है, इसको हम माप दे तो इसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों यही क्षेत्रफल होता है, वृत्त के अंदर के जगह को हम क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए मार्कर नहीं चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरा मार्कर को ले लें, यह भी उतना मोटा नहीं चलता है। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वृत्त का परिधि निकालना है, जैसे यानी कि इसका लंबाई निकालना है, ठीक है, देखिए हम इसको मिटा कर समझाएंगे तो और भी आपको आसानी से समझ में आएगा। हम क्या करते हैं कि दोस्तों फिर से एक यहाँ पर बना लेते हैं वृत्त को। वृत्त अच्छा से नहीं बना, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए वृत्त बना लेते हैं और आप जानते हैं कि यह केंद्र है। क्षेत्रफल हमने देखा कि यह क्षेत्रफल था, लेकिन परिधि क्या था, तो दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं ना, इसकी लंबाई को हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। यानी कि अगर इसको हम माप दे कि यह कितना है, माप दे बोल लीजिए या फिर नाप दे बोल लीजिए, तो यह जितना आएगा इसी को हम परिधि बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इस आरी को देख रहे हैं, बाउंड्री को,
इसी को हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। तो और परिधि, वृत्त का परिधि निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है 2πr, और दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, πr²। ठीक है, तो दोस्तों इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। और दोस्तों हमने चैनल पर वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि कैसे निकाला जाता है इसका हमने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप चाहें तो यह वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो भी कुछ मैं समझाया वो अभी तक वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।